यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 यूपी बोर्ड प्रतिदर्श प्रश्न को हल करना सीखेंगे और साथ ही साथ कॉपी में कैसे लिखते हैं ये भी जानेंगे। तो बच्चों, कॉपी में लिखने के लिए सबसे पहला तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को शांत रखें। बोर्ड का परीक्षा बहुत बड़ा भूत नहीं है आपके आगे, आप सबसे बड़े हो, ये आप मन में बना लीजिए विश्वास। क्योंकि कुछ लोग बच्चे इतना डर जाते हैं कि डर की वजह से जो चीज़ें याद रहती हैं वो भी भूल जाता है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताई गई प्रत्येक बात को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास 4 से 5 पेन हो और नए एक भी ना हो, सब कुछ दिन चला हुआ हो, यानी पुराने पेन ही लेकर परीक्षा में जाएं। ताकि कभी कभी क्या होता है कि पेन जो है, नया पेन बहुत हल्का स्याही में होता है या तो फिर बहुत ज़्यादा स्याही गिरने लगता है, तो ये दिक्कत आपको ना आए। और दूसरी चीज़, शांत चित्त से लिखें। तीसरी चीज़ कि आप लगभग 3 पेन लें, जिसमें एक नीला हो, एक काला हो और एक स्केच जो थोड़ा सा मोटा चलता हो, ताकि जो अक्षर आपको हाईलाइट करना हो आप उसे हाईलाइट कर सकिए। ध्यान रहे, आपको नीला और काला के अलावा और कोई भी कलर का स्केच या पेन नहीं ले जाना है। हरा, गुलाबी ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं करना है, वरना आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो पेपर हल करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ कॉपी का। ये देखिए, मान के चलिए कि ये बोर्ड की कॉपी है। इस पे तो परीक्षार्थी का नाम वगैरह सब दिया है, लेकिन आपके जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें नाम नहीं दिया होता है, अनुक्रमांक भरना होता है, डेट भरनी होती है और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। तो जो भी है सूचना आपके प्रवेश पत्र में दी रहेगी। और अगर आपको किसी कारणवश नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक से आप पूछ सकते हैं। और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि घबराहट में क्या होता है कि आप एक भी जो नंबर इधर उधर भर देंगे तो फिर मूल्यांकन करने में असुविधा होती है। तो इसका ध्यान दें, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि कॉपी चेक करते समय एक एक चीज़ मिलाए। तो ये चीज़ें जो सूचना होती है वो आपको खुद से भरनी होगी और सही सही भरनी होगी। तो यहाँ देखिए डेमो कॉपी है। डेमो कॉपी में मैंने नाम वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल तो ये कॉपी मैंने ऐसे ही रख लिया है। हिंदी में देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट किसी भी विषय के लिए। कक्षा 10 यूपी बोर्ड में किसी भी विषय के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला प्रश्न में 5 प्रश्न हैं, जिसमें नंबर क और नंबर ख वैकल्पिक है। तो पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उत्तर नंबर 1 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा है, रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। तीसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। और चौथा है, डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है, पहला सही है। तो इसको कॉपी में लिखते कैसे हैं? कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न लिखें या ना लिखें, कैसे लिखें। ये कॉपी देखिए, उत्तर नंबर 1। आप जब भी कॉपी लिखें तो स्केल से ये लाइन ज़रूर खींच लें, इससे ये उत्तर लिखने में आसानी होती है। क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि नीले पेन से ही सारा लिख देते हैं, काले पेन का प्रयोग नहीं करते, तो मूल्यांकन करते समय परीक्षक की निगाह वहाँ नहीं जाती है। इसलिए आप एक स्केल का यहाँ हाशिया ज़रूर खींच लें। और ये ध्यान दें कि ये हाशिया बस एक तरफ ही खींचना है, इस तरफ नहीं खींचना है। क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है कि हाशिया दोनों तरफ खींचते हैं, और इससे क्या होता है कि कॉपी बहुत तेज़ी से भरती है। यानी कॉपी को भरने के लिए 2 तरफ हाशिया खींचते हैं, जो कि बेहद ही गलत है। और इस पर नेगेटिव मूल्यांकन होता है, यानी नंबर नहीं दिया जाता है, कम से कम नंबर दिया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान दें। तो देखिए, उत्तर नंबर 1 का पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। यानी कि पहले उत्तर का क और क में भी पहला नंबर सही है। तो तरीका देखिए कैसे है। उत्तर नंबर 1 है। अब ध्यान रहे, प्रश्न संख्या नहीं डालनी है, हमें उत्तर संख्या डालनी है।
क्योंकि हमारे पास जो ये कॉपी है ये उत्तर पुस्तिका कही जाती है और जो हमें प्रश्न पत्र मिलता है जिसमें प्रश्न होता है उसे प्रश्न पत्र कहा जाता है, तो इसका विशेष ध्यान दें। उसके बाद देखिए दूसरा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, जिसमें चिंतामणि है पहला, दूसरा है जन्मेजय का नाग यज्ञ, तीसरा है मेरी यूरोप यात्रा, चौथा है विश्व साहित्य की रूपरेखा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो सबसे आसान हो आप उसी के लेखक का नाम लिख देंगे तो हमें लगता है कि आप लोग को आ रहा है। पहला चिंतामणि, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए मैंने उत्तर कैसे लिखा है इस पे, ये देखिए उत्तर संख्या 1 पड़ा है यहाँ पे और हम प्रश्न नंबर ख कर रहे हैं। तो ये ख चिंतामणि, रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 1 का ग, मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मैला आंचल के रचनाकार आप कॉपी में देखिए, अब मैंने ग डाल दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रश्न लिखेंगे तो कम से कम 2 लाइन का जगह आप बचा दीजिए ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल उत्तर स्पष्ट दिखे, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, कुछ लोगों की बहुत छोटी छोटी होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। उत्तर लिखते समय 2 लाइन का जगह जरूर लेना चाहिए। देखिए मेरे प्रत्येक प्रश्न में 2 लाइन का मैंने जगह लिया हुआ है, तो ऐसे आप भी करें ताकि बिल्कुल एग्जामिनर को उत्तर अच्छे से दिखे। तो देखिए ग का है मैला आंचल, इसके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 1 का घ देखिए, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? तो इसका उत्तर होगा देखिए घ। आप ध्यान दीजिएगा 1 2 ये 2 लाइन छुटी हुई है, आप जब भी लिखेंगे ये ध्यान देंगे क्योंकि ये जगह आपके उत्तर को और भी आकर्षक बनाता है। तो घ है देखिए कलम का सिपाही, जीवनी विधा की रचना है। पहले का है अंगा, रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, अंगा रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखक हैं, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा श्री राम शर्मा। तो ये ध्यान दीजिए बच्चों कि आप उत्तर जब भी लिखेंगे उस उत्तर को दूसरे उत्तर से 2 लाइन की दूरी पर लिखेंगे, ये आपको बहुत ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 2 देखिए प्रश्न संख्या 2 में 3 प्रश्न हैं, जिसमें पहला है द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित है। उत्तर नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, ये देखिए उत्तर नंबर 2 आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमें उत्तर डालना है, संख्या डालना है, वो किसी अच्छे हाईलाइट पेन से ही डालिए, यानी स्केच या ब्लैक पेन है अगर थोड़ा मोटा चले तो उसी से डालिए। तो उत्तर नंबर 2 का क देखिए द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियाँ, पहला है राष्ट्रीय एवं मानवतावादी दृष्टिकोण और दूसरा है विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 2 का ख देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं आप इसमें देखिए। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो ख है प्रश्न के हिसाब से है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं, प्रश्न हमारा यही था कि 2 विशेषताएं लिखना है, तो हम ये सोचना जरूर देंगे कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं, उसके बाद पहला नंबर डालेंगे व्यक्तिवाद की प्रधानता और दूसरी विशेषता है उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता। प्रश्न नंबर 2 का ग है छायावाद की किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, अब ध्यान दीजिए जो ख और ग के बीच में ये 2 लाइन का गैप है और तब ग का उत्तर लिखा हुआ है। छायावाद के एक प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये गद्यांश दिए हुए हैं, तो आपके पेपर में भी तीसरे नंबर पे यही प्रश्न रहेगा। 2 गद्यांश दिए होंगे जिसमें से आपको चाहे क चाहे ख दोनों में से कोई एक करना है। देखिए और मुझे लगता है कि ये नंबर क वाला गद्यांश आप लोगों को आ रहा होगा। मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था।
मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। तो अब ये जो गद्यांश दिया है इस हिसाब से तो लग रहा है कि ये दूसरे अध्याय का है, यानी कि ममता पाठ का है। तो अब देखिए पहला प्रश्न इसी हिसाब से लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अब इस उत्तर को लिखते कैसे हैं ये अब कॉपी में देखिए। 2 लाइन का गैप देना है। अब उत्तर नंबर 3 डाल के, और हमें क वाला आ रहा था तो क वाला हमने डाल दिया है, और ये दे दिया है प्रस्तुत गद्यांश। तो उत्तर कैसे लिखना है, इसका हमें संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता। अब ध्यान दीजिए, ममता ममता पाठ का नाम है, तो ममता को हाईलाइट कर दिया गया है ताकि कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले पड़ जाए। तो वो पूरा नहीं पढ़ने जाएगा, आपका बस यही दोनों देखेगा कि हाँ ये ममता से है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश देखिए, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखते हैं। गद्यांश नंबर क का दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के कथन को रेखांकित किया गया है, यानी ममता ने ही यह बात कही थी। और अनेक वर्ष बीत जाने पर ममता अब बूढ़ी हो चुकी है। उसी समय घुड़सवार ममता की झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने की बात कर रहे थे, जिसे ममता ने सुन लिया और वह उनसे बोली, मैं जीवन भर झोपड़ी खोद दिए जाने के डर से डरती रही, लेकिन अब ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आज मेरा इस दुनिया में अंतिम दिन है, मैं हमेशा के लिए झोपड़ी छोड़े जा रही हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, तुम मकान बनाओ या महल। अब इसी गद्यांश का तीसरा प्रश्न देखिए, आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। 2 लाइन मैंने छोड़ा हुआ है, यानी प्रत्येक प्रश्न आप लिखेंगे तो उसमें 2 लाइन छोड़ के ही लिखेंगे ताकि उत्तर आपका बहुत स्पष्ट और सुंदर दिखे। तो तीसरा देखिए, ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश 2 दिए होंगे जिसमें से आपको कोई एक करना है। तो पहला देखिए, इसमें क नंबर है, रानी मैं जानी अजानी महापा विपाहा न होते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिये को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सभी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है। तो और दूसरा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणव पोत उठाकर। तो मुझे लगता है कि आपको पहला वाला ही आ रहा होगा जो कि तुलसीदास जी का है। 6 नंबर का ये है जिसमें 1 नंबर संदर्भ के लिए और 1 नंबर काव्यगत सौंदर्य के लिए और 4 नंबर व्याख्या के लिए। तो आप इसकी जब भी लिखेंगे काव्य से संबंधित कुछ भी अर्थ वगैरह, तो उसका काव्यगत सौंदर्य आपको देना ही पड़ेगा, तभी वो 1 नंबर आपको मिलेगा। और 1 नंबर से संदर्भ तो देखिए कैसे लिखा गया है कॉपी में। देखिए पद्यांश वाले प्रश्न को लिखने के लिए देखिए उत्तर नंबर 4, ये ध्यान देना है कि प्रश्न नंबर 4 नहीं डालना है, प्रश्न नहीं है ये आपकी उत्तर पुस्तिका है। तो उत्तर नंबर 4, और उसमें भी आपको क वाला आ रहा था तो क, और फिर संकेत। इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसका प्रसंग देखिए, राम लक्ष्मण और सीता सहित वन को जा रहे हैं। ग्राम वधुएं उन लोगों के रूप को देखकर अत्यंत आनंदित हैं और एक ग्राम वधु दूसरी से कह रही है। तो ये इसका प्रसंग हो गया, और फिर उसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य, जिसमें देखिए रस शांत और श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, छंद सवैया है। उत्तर नंबर 5 जीवन परिचय,
जिसमें पहला जयशंकर प्रसाद का है। तो पहले देखिए जन्म देना है, जन्म का समय, मृत्यु कब हुआ था, क्षय रोग के कारण हुआ था, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, भाषा और काव्यगत विशेषताएं, शैली और प्रमुख रचनाएं। रचनाएं तो केवल एक ही देनी है, तो आप केवल एक या दो ही दीजिएगा, 3 से 4 देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें ख नंबर है जीवन परिचय कवि का, इसमें सूरदास जी हैं। जन्म, सन, मृत्यु का सन, जन्म स्थान, पिता, गुरु कौन थे इनके, भाषा, रचनाएं और विशेष। तो विशेष में देखिए अष्टछाप के प्रमुख कवि थे और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 भक्त कवियों का संगठन किया था, जो अष्टछाप कहलाया। और इनकी भक्ति भावना क्या थी, भगवान कृष्ण की सखा भाव से उपासना, और इनकी शैली गीति शैली और भावपूर्ण शैली तथा सरस शैली। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर पे है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। तो इसको पढ़ने से प्रतीत हो रहा है कि यह वाराणसी पाठ से लिया गया है। बहुत आसान है, इसे आप उम्मीद है अच्छे से कर पाएंगे। अथवा से मतलब है कि चाहे तो आप गद्यांश का अनुवाद कीजिए या फिर श्लोक का अनुवाद कीजिए। तो हमें लगता है आपको पहला वाला ही आसान लग रहा है। आप बस ध्यान से कापी को देखिए, कापी में लिखते कैसे हैं। तो संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद यानी प्रश्न नंबर 6 पे ये आपको सूचना देनी होगी कि प्रश्न नंबर 6 पे है संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद, वाराणसी और बहु प्रशंसन्ति। तो इस तरह आपको अपनी कॉपी में भी देना होगा, वाराणसी और बहु प्रशंसन्ति। इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जिसमें क नंबर पे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो श्लोक देखिए, उत्तर नंबर 7, ध्यान दीजिए यहाँ उत्तर नंबर 7 डालना है और नंबर क में है श्लोक। अब श्लोक आप देखिए, आपको तरीका अपनाना है, जो ऐसा अपनाना है कि आपका उत्तर एग्जामिनर को सम्मोहित कर ले। प्रश्न नंबर 7 में ख देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप ये ध्यान देंगे केवल 2 ही करेंगे, 3 करने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे वो चारों कर देते हैं, क्योंकि बहुत ईजी लगता है उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उत्तर गलत होने पर गलत को ही मान लिया जाता है और उसके आधार पर उसका नंबर आपको माइनस कर दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। समय का ध्यान रखते हुए आप केवल 2 ही करेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और ख नंबर पे है देखिए, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग नंबर पे है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। ये देखिए उत्तर नंबर 8 में क है हास्य रस। तो हास्य रस। प्रश्न संख्या 9 देखिए, जिसमें क है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। एक एक नंबर के लिए है, यानी 3 नंबर के लिए प्रत्येक के लिए केवल एक एक शब्द बनाना है। तो कुछ बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं तो सबका बना देते हैं, और एक नहीं 3 से 4 शब्द बनाते हैं, जो कि बेहद गलत है। उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको जितना कहा जाए परीक्षा में उतना ही कीजिए। एक एक शब्द बनाना है। तो बस आप देखिए कापी में कैसे लिखा गया है एक एक शब्द। देखिए उत्तर 9 का क है, उपसर्गों का प्रयोग। ये सूचना आपको देनी है कि नंबर 9 पे क नंबर पे क्या करना है, उपसर्गों का प्रयोग करना है। तो पहला है अ से असुविधा, दूसरा है अनु, अनु से अनुपस्थित, तीसरा है सु, सु से सुपुत्र। प्रश्न नंबर ख है, उसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, जिसमें से ये 2 नंबर मिलेंगे। तो केवल 2 का ही प्रयोग करना है। ये देखिए 2 प्रत्यय हैं, जिसमें पहला है आई, आई से शब्द बनेगा कठिनाई। दूसरा है ता, ता से शब्द बनेगा महानता। अब प्रश्न नंबर ग देखिए,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए। तो केवल दो का ही समास विग्रह करना है। आप कॉपी में देख लीजिए, ग नंबर पे वो प्रश्न है। तो यहाँ देखिए ग डाला गया है और ये सूचना दी गई है कि दो समास विग्रह तथा समास का नाम। तो शब्द देखिए यहाँ है चंद्रशेखर और चौराहा, और समास विग्रह करना है। चंद्र है शिखर पर जिसके, शिवजी, और समास का नाम बहुब्रीहि समास। चौराहा इसका विग्रह है चार राहों का समूह, और समास का नाम द्विगु समास। प्रश्न नंबर घ देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो दो शब्दों के तत्सम रूप में देखिए सबसे आसान खोजिए, दूध, मक्खी, कुआं, भाप। तो सबसे आसान शब्द हो गया दूध, दूध का दुग्ध हो जाएगा, और मक्खी का मक्षिका हो जाएगा। तो आप उत्तर भी देख लीजिए कैसे मैंने कॉपी में लिखा है। ये ध्यान देना है कि आपको सूचना देनी है, यानी दो शब्दों के तत्सम रूप। घ नंबर पे दो शब्दों के तत्सम रूप, जिसमें पहला है दूध, दूध का दुग्ध हो गया, दूसरा है मक्खी, मक्खी का मक्षिका हो गया। प्रश्न संख्या अंग देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, आँख, आकाश, चन्नी, गज। तो इसमें से किन्हीं दो के ही दो दो लिखने हैं, ये ध्यान देना है। तीन या चार नहीं लिखने हैं। कॉपी देखिए, ये देखिए अंग नंबर पे है पर्यायवाची शब्द, जिसमें आँख है, आँख का नेत्र और चक्षु। तीसरे नंबर पर आकाश है, आकाश का नभ और व्योम। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो ये क नंबर पे है सुधनागतम, गुरुधन आदेशः, महाधन औजः, तदाधन एव। और ख पर है निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। ग पर है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। कॉपी देखिए। उत्तर 10 देखिए, दो संधि और संधि का नाम। तो पहली संधि थी सुधनागतम, उसका संधि होगा स्वागतम, यड़ संधि। और महाधन ओजः का संधि होगा महौजः, वृद्धि संधि। और शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति बहुवचन देखिए, फल का षष्ठी विभक्ति होगा फलानाम, और तद स्त्रीलिंग का होगा तासाम। अब उसके बाद देखिए एक प्रश्न आपको और समझाना है। 10वें प्रश्न का ग देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो पहला है पठेत, दूसरा हसंतु, तीसरा अपचाम, और चौथा है द्रक्ष्यसि। इसको लिखते कैसे हैं आप कॉपी में देखिए। इस तरह का प्रश्न करने के लिए पहले शब्द, धातु, लकार, पुरुष, वचन। तो शब्द में देखिए पठेत, धातु पठ है, लकार विधिलिंग है, पुरुष प्रथम पुरुष है, और वचन एक वचन है। धातु और शब्द रूप लिखते समय ध्यान देना चाहिए कि जब आपकी कॉपी पर मूल्यांकन करने के लिए परीक्षक की निगाह पड़े तो एक बार में ही उसे समझ में आ जाए कि आपने सबका अलग अलग लिखा है। 10 का घ देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो जिसमें पहला है बालिकाएं घर जाती हैं, दूसरा है भारत हमारा देश है, तीसरा है छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, चौथा है तुम अपना कर्तव्य करो। मुझे लगता है आपको पहला और दूसरा बहुत अच्छे से आ रहा है। जिसमें पहला है बालिकाएं घर जाती हैं, तो इसका होगा बालिकाः, बालिकाएं बहुवचन है, बालिकाः गृहं गच्छन्ति। और दूसरा है भारत हमारा देश है, ये भी बहुत आसान है, अस्माकं देशम भारतम अस्ति। में कैसे लिखते हैं इस तरह के उत्तर को देखिए। प्रश्न संख्या जो 10 था उसका प्रश्न नंबर घ, दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ये आपको सूचना जरूर देनी है। उसके बाद बिल्कुल लाइन को एक छोड़ के ये दूरी जरूर रहनी चाहिए ताकि एग्जामिनर चेक करके नंबर दे सके। ये जगह नंबर देने के लिए भी होता है। तो पहला है बालिकाः गृहं गच्छन्ति और दूसरा है अस्माकं देशः भारतम अस्ति। उसके बाद देखिए 11 नंबर पर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और 12वें पर है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपका पठित खंड काव्य नंबर क पे है मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के आंदोलन सर्ग यानी चतुर्थी कथा वस्तु लिखिए।
तो ये कोई एक ही करना होता है और ये 3 नंबर का होता है, इसलिए इसका ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा पन्ना भरने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य मुख्य बातें ही लिखिए। और निबंध देखिए, निबंध लिखने के लिए विशेष ध्यान देना है कि कौन सा निबंध आपको बहुत अच्छे से आ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहला बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। उत्तर नंबर 11 निबंध, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। तो आप जब भी निबंध लिखेंगे तो रूपरेखा जरूर बनाएंगे जिसमें प्रस्तावना होगा, फिर प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण भी है, फिर उसका समाधान और अंत में उसका उपसंहार। इतनी चीज़ें लिखेंगे तो आपको मिलेगा 6 नंबर, यानी 6 नंबर के लिए है। ये आपकी लेखन शैली पर ही इसका नंबर आधारित होता है। केवल सूचना भरने से काम नहीं चलता निबंध में, आप लिखने का तरीका सही रखिएगा, यानी कि जो शब्द आप शुरू कर रहे हैं कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि आप वाक्य तो लिखते हैं और वाक्य को 2 से 3 बार लिख देते हैं, जिससे वह आपके अंक को माइनस करा देता है, यानी वहाँ पर ऋणात्मक अंक मिल जाता है आपको। तो इसलिए अच्छा निबंध लिखने का प्रयास आप घर बैठ के भी कर सकते हैं और उसमें समय सीमा का भी ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी प्रश्न पत्र को समझने में और कापी लिखने में, यानी बोर्ड की कापी लिखने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको निश्चित है कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।